धोखा, झूठ, गद्दारी, मौका परस्ती। ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इस शख्स की तस्वीर बनती होगी। सत्ता को कीचड़ बोलने वाला आज सत्ता का सुख भोग रहा है। इस धूर्त ने अन्ना हजारे को गुरु मानकर उनके साथ छल किया। खून पसीने से पार्टी खड़े करने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी हिटलरशाही के चलते बाहर निकाल दिया। कुर्सी के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम तक खाई। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। इतना ही नहीं, ये सत्ता के लिए देश से गद्दारी करने से भी नहीं चुका। इसके ऐसे ही कुछ काले कारनामे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वंदे मातरम बोलने पर मारा लकवा। पीएम मोदी 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को 7वीं बार संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण को समाप्त करते हुए पीएम मोदी ने वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी का साथ देते हुए पूरा देश और वहां बैठे सभी वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। लेकिन नारे के नाम पर केजरीवाल के न हाथ उठे और न मुंह से वंदे मातरम की आवाज निकली। मोदी विरोध में चूर, केजरीवाल देश की प्रतिष्ठा और गरिमा तक भूल गया और रोबोट की तरह बैठकर देश का अपमान करता रहा। सेना के शौर्य पर किया शक। 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था। जहां पूरा देश पीएम मोदी के इस कदम और सेना के साहस से खुश था, वहीं सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान और देश के विपक्षियों को हो रहा था, जिसमें से एक महाशय ये भी शामिल थे, जो बड़ी बेशर्मी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहा था। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए नहीं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को नहीं दी सलामी। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद सीएम को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी देनी होती है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर केजरीवाल ने इतिहास में पहली बार तिरंगे को सलामी दिए बिना ही परेड ग्राउंड छोड़ दिया। जब उन्होंने फ्लैग होइस्ट किया, सलामी देनी होती है फ्लैग को, लेकिन वो सलामी देना ही भूल गए। इतना ही नहीं, नफरत की आग में केजरीवाल ने कमांडर से भी सलामी नहीं ली, जिस पर कमांडर ने भी कहा कि केजरीवाल को सलामी के लिए रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। यही नहीं, ये धूर्त केजरीवाल ध्वजारोहण करने के लिए सैंडल में गया था। आपियों ने भी दिया धोखा। केजरीवाल अकेला नहीं है जो देश के साथ गद्दारी करता रहा है। उसकी पार्टी के आपिये भी देश के खिलाफ खड़े होने से पीछे नहीं हटे हैं। जब सीएए के नाम पर दंगाइयों द्वारा लगाई बस में आग को दिल्ली पुलिस बुझा रही थी, तो मनीष सिसोदिया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि किस तरह पुलिस आग लगा रही है, जबकि इस वीडियो की सच्चाई और मनीष सिसोदिया की बात में जमीन आसमान का फर्क था। जब केजरीवाल को पुलिस का साथ देकर दंगों को रोकने का काम करना था, तब उसके चमचे दंगाइयों के साथ खड़े होने की बात कर रहे थे। इतना तो उनका जानना है कि आप किस तरफ खड़े हैं उसमें। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने देश को किया शर्मसार। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने देश की साख को विश्व पटल पर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फर्जी ट्वीट का सहारा लेते हुए जफरुल इस्लाम ने लिखा कि मुस्लिम को साथ खड़ा होने के लिए धन्यवाद कुवैत। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने जुल्म की शिकायत कर दी तो सैलाब आ जाएगा। तहकीकात में पता चला कि ये कुवैत सरकार का नहीं बल्कि फर्जी अकाउंट है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले पर कुवैत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कुवैत भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहता है, लेकिन इन आपियों को देश की छवि से ज्यादा वोट बैंक की चिंता है। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड निकला पूर्व आप पार्षद। दिल्ली हिंसा में 50 से ज्यादा बेकसूर लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, आप पार्टी का पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन निकला, जिसने दिल्ली पुलिस के सामने खुद कबूल किया कि दिल्ली हिंसा की प्लानिंग उसने ही की थी। केजरीवाल और उसकी गद्दार कंपनी देश का सिर झुकाने और साख को बदनाम करने के लिए शुरू से तैयार रहे हैं। जिस इंसान को अपने देश से प्यार न हो, राष्ट्रीय गीत से प्यार न हो, सेना के शौर्य पर शक हो, वह इंसान देश का गद्दार नहीं तो क्या है। हमारे द्वारा केजरीवाल और उसकी गद्दार कंपनी के दिखाए सबूत से आप सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि केजरीवाल की हकीकत पूरी दुनिया देख पाए। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, अब कल से मीडिया में चिल्लाए जा रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा नगर निगम चुनाव कराने से डर रही है और निगमों के एकीकरण के नाम पर भाजपा नगर निगम चुनाव को टालना चाह रही है।
हमेशा की तरह इस बार भी आपने सच नहीं बताया। आप दिल्ली की जनता को यह बताइए कि आपने निगमों के संवैधानिक हक का पैसा आज तक रोक के रखा है। आप दिल्ली की जनता को यह बताइए कि आपकी वजह से जो निगम जरूरतमंद लोगों को पेंशन देता था पिछले 4 साल से वो नहीं मिल पा रही। आप लोगों को यह बताइए कि आपने जो पैसा रोक के रखा है उसकी वजह से 3-3, 4-4 महीने तक लोगों को सैलरी नहीं मिलती, निगम के कर्मचारियों को पेंशन भोगी लोगों को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन यह सच आप दिल्ली की जनता को नहीं बताएंगे। आप दिल्ली की जनता को यह नहीं बताएंगे कि दिल्ली के तीनों मेयर अपने पार्षदों के साथ आपके घर के बाहर कड़कती ठंड में भिखारियों की तरह बैठे रहे, केवल अपने हक का पैसा लेने के लिए, आपसे 2 मिनट मिलने के लिए। लेकिन आपने उनसे मिलना तक गवारा नहीं किया। आप दिल्ली की जनता को यह बिल्कुल नहीं बताएंगे कि निगमों के एकीकरण से दिल्ली की जनता को और एमसीडी को 200-250 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। आपकी असली छटपटाहट पता है क्यों है? क्योंकि आपने जिस प्रकार एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हरभजन सिंह और संजीव अरोड़ा, बाकी लोगों को राज्यसभा की टिकटें बेची, जिस प्रकार आपका चिंटू वहां टिकट बेचते हुए पिटा पंजाब में, जिस प्रकार से आपने दिल्ली में विधानसभा की टिकटें बेची, उसी प्रकार से आपने दिल्ली की नगर निगम टिकटें भी तय कर रखी थी पैसों में। और आपको अब डर यह है यदि मान लो निगमों का एकीकरण हुआ, सीटें बदल गई, परिसीमन हुआ, तो आपके द्वारा उगाया गया पैसा, वो तय किया गया पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। असली डर, असली छटपटाहट ये है। आपके बहुत से कार्यकर्ताओं से हम लोगों की बात होती है तो वो कहते हैं जी अब पार्टी कह रही कि हम पंजाब में जीत गए हैं, अब टिकट का रेट बढ़ गया है, अब ज्यादा पैसे लाइए। यही है ना असली छटपटाहट। जवाब दीजिए दिल्ली की जनता को कि 4 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा, यदि 4 महीने बाद चुनाव होते हैं कि आप हार जाएंगे या आज जीत जाएंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा अरविंद जी। मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी से भी और अपनी बहन आतिशी जी से भी कि हमारा शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है तो ये बताएं कि जनवरी के महीने में नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे चले गए, ये तो ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भी बताना पड़ेगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए। छात्र और छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है। उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे, उसकी जरूर आज मैं उनके माध्यम से जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वोकेशनल ट्रेनर लंबे समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए वो मांग कर रहे हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वोकेशनल ट्रेनर्स को 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है, हम 16,000 रुपए दे पा रहे हैं।
तो आखिर इतनी कम सैलरी में कैसे ठीक ठाक काम चल पाएगा? कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी हैं ये, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहाँ वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहाँ जाएंगे वो उजड़ के? शरणार्थी जो वहाँ धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय